शिव चिंतन धारा में आज हम शिव शक्ति की बात करेंगे। शिव का नाम लेते ही शक्ति का नाम लेना भी लगता है कि आवश्यक हो जाता है। शिव और शक्ति क्या है, जिसे हम चेतना और पदार्थ कहें, यानी कॉन्शसनेस और मटेरियल कहें, जिसे हम ऊर्जा और पदार्थ कहें, यानी एनर्जी और मैटर कहें, और दूसरे संदर्भ में जिसे हम प्रकाश और विमर्श कहें। तो हम देख रहे हैं, आपने भी अनुभव किया होगा कि जगत में जो भी चीजें हैं वो युग्म में है, जोड़े में भी है, जोड़े में देखा जाता है। जैसे शिव शक्ति, प्रकाश विमर्श, एनर्जी मैटर, कॉन्शसनेस मटेरियल, क्या ये सब शिव के ही नाम हैं? क्या ये सब शिव और शक्ति के ही अलग अलग विधान हैं? तो आप ठीक सोच रहे हैं। निश्चित ही ये शिव और शक्ति के रूप में ही फलित हो रहे हैं। जब हम चेतना की बात करते हैं तो जड़ पदार्थ का बोध स्वाभाविक रूप से होता है। हम इस पर विचार करें कि आखिर जड़ और चेतन, जिसे हम प्रतिपल अनुभव करते हैं, वो क्या है? क्या जड़ पूर्णतया जड़ है? क्या चेतन पूर्णतया चेतन है? ध्यान रहे, चेतन से तात्पर्य शिव का होगा और जड़ से तात्पर्य शक्ति का होगा। तो जब हम जड़ और चेतन की बात करते हैं तो ये विचार करना होगा कि क्या जो जड़ है, जिसे हम निर्जीव कहते हैं, जैसे पत्थर है, कंकड़ है, लोहा है, क्या ये चेतन नहीं है? सोचने की बात है। इसमें भी चेतन तत्व है, लेकिन बड़ी सूक्ष्म मात्रा में है। इसमें चेतना का विकास बहुत ही कम है, लेकिन चेतना का विकास निरंतर होता रहता है। चेतना का पहला विकास जड़ में होता है, जो बोध में नहीं आता, वनस्पतियों में होता है। उसमें हम थोड़ा थोड़ा बोध करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वनस्पतियों में विकास होता है, वनस्पतियों में गति होती है, वनस्पतियों में छोटे से बड़ा होने का क्रम होता है, बीज से वृक्ष बन जाने का क्रम होता है। तो वनस्पतियों में चेतना का स्तर थोड़ा ऊंचा हुआ। जड़ में इस चेतना का स्तर बड़ी ही प्रारंभिक स्तर पर था। लेकिन फिर से इस बात को समझना होगा, क्या जड़ में विकास नहीं है? क्या पदार्थ में विकास नहीं है? है, लेकिन उसके विकास की गति इतनी धीमी है कि जब तक हम बहुत सूक्ष्म अवलोकन नहीं करेंगे, जड़ में विकास की गति समझ में नहीं आएगी। लेकिन सामान्य बोध भी हमारे लक्ष्य को पूरा कर सकता है। जैसे कि अगर जड़ में विकास का क्रम न होता तो ऐसा कैसे होता है कि कोयला लाखों वर्षों तक भूगर्भ में रह करके हीरे का रूप ले लेता है? बालू के कण लंबे समय तक समय की धारा में चलते चलते क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं, पत्थर का रूप ले लेते हैं। जो पदार्थ जड़ में यानी धरती में तत्व के रूप में मौजूद है, वो वनस्पतियों में आ जाता है। अगर जड़ में गति नहीं है तो जड़ के पदार्थ वनस्पतियों में कैसे रूपांतरित हो जाते हैं? इसके विस्तार में न जाते हुए केवल ये कहें कि जड़ में भी गति है, जड़ में भी चेतनता है। जड़ की चेतना बहुत धीमी गति से यात्रा करती है,
वनस्पतियों की चेतना को हम महसूस कर सकते हैं। फिर जीव में चेतना आ जाती है। जब जीव में चेतना आ जाती है तो उस जीव की चेतना को हम अच्छी तरह से महसूस करते हैं। सैद्धांतिक तौर पर यह कहा गया है कि चेतना का विकास प्राकृतिक रूप से होता ही होता है। जैसे कि कोई पत्थर धीरे धीरे विकसित होते हुए इतना ठोस रूप ले लेता है कि वह हीरे, सोने, चांदी इत्यादि रत्नों में परिवर्तित हो जाता है। चेतना का विकास होता है, 7 स्तर में होता है, प्राकृतिक तरीके से होता है और होता ही है। लेकिन मानव के लिए एक बड़ी सुखद बात यह है कि प्राकृतिक रूप से मानव की चेतना का कम से कम उतना विकास हो चुका रहता है जिससे कि उसके अंदर बुद्धि और विवेक, ज्ञान की संपदा इत्यादि चीजें उपलब्ध होने लगती है। अब अपने बुद्धि के बल पर मानव अपने प्रयास के द्वारा भी अपनी चेतना का विकास कर सकता है। जब हम शिव और शक्ति के संदर्भ में बात कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, तो हम इस चेतना के क्रमशः विकास के क्रम को भी देखेंगे, समझेंगे। और ये चेतना जो हमारे प्रयास के द्वारा विकसित होती है, ये हमारे जीवन को सुखमय बना सकती है, आनंदपूर्ण बना सकती है, शांतिपूर्ण बना सकती है। दोस्तों, आज इतनी आपाधापी समाज में हम देख रहे हैं, मन का इतना बिखरना, क्रोध, हिंसा इत्यादि मन के जो विकार हैं, इतनी तेजी से मानव जगत को अपने अधिकार में ले रहे हैं कि कभी कभी सोचने में आता है कि क्या मानव के ये विकार मानव की चेतना को आगे बढ़ाएंगे कि नीचे ले जाएंगे। खैर, इस विषय पर हम फिर गंभीर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा का, ये संक्षिप्त चर्चा का सारांश यही है कि चेतना पर अगर हम प्रयास करें, अगर हम ध्यान करें, तो ये चेतना हमारे जीवन को बहुत आनंद से भर सकती है, सच्चित आनंद का बोध करा सकती है। धन्यवाद।